ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस। तो चलो लेट्स स्टार्ट जहाँ से रोका था। नॉट अ मैटर केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, टू द पॉइंट आप एकदम कितने परसेंट रिस्क है ये आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑडिटर पे डिपेंड करेगा। जितना नॉलेज, जितना ट्रेन, जितना एक्सपीरियंस, उतना अच्छे से वो इसका असेसमेंट कर सकता है। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ आरओएम, देखो भैया एएस ने तो इनहेरेंट और कंट्रोल को अलग अलग नहीं बोला, कंबाइंड बोला है, और उसने क्या वर्ड यूज किया है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन ऑडिटर चाहे तो आरओएम के बारे में बात कर सकता है या इनहेरेंट को अलग देख सकता है और कंट्रोल को अलग देख सकता है, असेसमेंट कर सकता है क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव बेसिस पे। कब कंबाइंड असेसमेंट करेगा आरओएम का, कब अलग अलग करेगा, डिपेंड करेगा प्रेफर्ड ऑडिट टेक्निक्स, मेथडोलॉजीज एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। बेटा ये जो नीचे तीन है ये सर बोल रहे हैं बट मेरे को नहीं लग रहा ये 3 मार्क्स में इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट फिर भी अपन यहाँ कर लेंगे। जनरली इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को कंबाइंड वे में ही देखा जाता है दोनों, क्योंकि सेम क्वालिटीज़ होती है, दोनों एंटिटी के होते हैं, राइट। इसलिए तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, जिसको अगर डिटेक्ट ऑडिटर नहीं कर पाया तो वो डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर का बन जाता है। ये टोटल 3 रिस्क होते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों रिस्क को या तो कंबाइंड वे में देखा जा सकता है, तो सेपरेट वे में देखा जा सकता है। ऑडिटर कैसे भी देख सकता है, अगर वो कंबाइंड दिख रहा है या सेपरेट दिख रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसी ऑडिट की टेक्निक्स होगी उसकी, जैसी मेथड्स होगी, मेथडोलॉजीज, एंड जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन करेगा। सिर्फ थियरी के बेसिस पर नहीं चलेगा ये 3 चीज़ें, राइट। तो एक थियरी के बेसिस पर नहीं चलेगा, दूसरा उसकी जो ऑडिट की टेक्निक्स होंगी, और तीसरा जो मेथडोलॉजीज होगी, मेथड्स होगी, राइट। जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, उसमें पहली चीज़ तो हम ध्यान ये रख सकते हैं याद करने के लिए कि प्रैक्टिकल कंसिडरेशन मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, कुछ चीज़ें ही लेना, सैम्पलिंग मेथड, तो वो प्रैक्टिकली देखा जाता है। तो अगर रिस्क को सेपरेटली देख रहे हैं या कंबाइंड देख रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, मतलब प्रैक्टिकल में क्या हम सैम्पलिंग याद रखेंगे, सैम्पलिंग के बेसिस पर वो देखेगा। इसलिए प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, देन मेथडोलॉजीज एंड प्रेफर्ड ऑडिट टेक्निक्स, जो ऑडिट की टेक्निक्स होगी एंड जो मेथड्स होगी यूज़ ऑडिट करने की, मेथड्स, टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, मेथड्स, टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, मेथड्स, टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को, राइट। और असेसमेंट वो कैसे कर सकता है, तो क्वान्टिटेटिव या तो नॉन क्वान्टिटेटिव, या तो अमाउंट के पैसे के टर्म्स में, या तो नॉन क्वान्टिटेटिव। सिर्फ क्वालिटी के बेसिस पर भी देख सकता है कि कैसा रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क में सिर्फ क्वान्टिटेटिव भी देख सकता है, नॉन क्वान्टिटेटिव भी देख सकता है, वो उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, कब कंबाइंड कब सेपरेट करेगा ये इन पर डिपेंड करता है। ये 3 चीज याद कर लो, 3 नंबर के लिए आ सकती है, सब चीजें ये नहीं है। जहां पे 3M 4M ये लिख रहा हूं, ये तो प्लीज जरूर किया कर। इसके बाद चालू होता है ऐसे 315, जो एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऐसे होता है बेटा, रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस कैसे करते हैं ये हमें सिखाता है, और इसका नाम याद कर लो, सारे आधे नंबर तो यहीं पे मिल जाते हैं। तो ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये ऐसे 315, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके नाम में ही है। किस तरह आइडेंटिफाई और असेस कर लो आरएमएम को। मिसस्टेटमेंट हमेशा फ्रॉड या एरर की वजह से होती है, और ये होती कहां पे, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या असर्शन लेवल पे। असर्शन हमेशा 3 चीजों के बारे में होता है, सीओटी, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो नाम में ही था, साथ में इंटरनल कंट्रोल, ये सब ऑडिटर करेगा। ये मेन इसका नाम ही है, सही बोला सर ने, इसका नाम याद कर लोगे तो मोस्ट ऑफ पॉइंट्स इसके खुद ही कवर हो जाएंगे। ऐसे 315 बोलो मेरे साथ, बोलो, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क हमेशा किसका, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कैसे आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को हम समझकर
समझकर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, राइट। तो कैसे, तो फॉर एग्जांपल ज़्यादा तो नहीं समझा रहा मैं, पर एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझेंगे। एंटिटी क्या काम करती है, कौन सा बिजनेस करती है, उस पे उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा काम चल रहा है, कैसी इंडस्ट्री चल रही है, उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल सोने की दुकान, वो सब अब मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा समझाने में, बट आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। दो चीज़ों को समझना है, एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को, और उससे क्या करना है हमको, आइडेंटिफाई एंड असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। और ऐसे 315 का ये हुआ नाम। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव वही है जो नाम था। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई एंड असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। अब इसके साथ सिर्फ वर्ड्स जोड़ देने हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा किस दो चीज़ों से हो सकता है, या तो फ्रॉड से या तो एरर से। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकती है, जब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट आए उसके साथ क्या जुड़ जाता है, ड्यू टू फ्रॉड और एरर। या तो फ्रॉड से होगी या तो गलती से होगी, एरर से होगी, राइट। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा दो कौन से लेवल पर होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या तो असर्शन लेवल। मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा फ्रॉड या एरर की वजह से हो सकती है, और किस पर होती है, या तो फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर या तो असर्शन लेवल पर। अब असर्शन किन तीन चीज़ों के लिए होता है, हमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है। कौन सी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, उससे जो अकाउंट बैलेंस हुआ वो, या तो वो जो डिस्क्लोजर दे रहे हैं वो। असर्शन में ये तीन चीज़ें इंक्लूड होती है। इन दोनों लेवल पर हो सकते हैं, कौन से, फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। अब कैसे करना है, तो थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो हमारे किस में कम होता है, RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऐसे 315 के दो पार्ट पढ़ते हैं, RAP रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड FAP फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। RAP रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड FAP फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। अब ये हमने RAP का पूरा प्रोसेस पढ़ा। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे 315, उसका हमने नाम याद किया, नाम के बाद ऑब्जेक्टिव पर आए। ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किन दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो फ्रॉड या तो एरर, ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और कौन से लेवल पर हो सकता है, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। अब असर्शन कभी भी वर्ड आता है तो उसके साथ तीन चीज़ें कौन सी जुड़ जाती है, COT क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर। इन तीन चीज़ों के लिए असर्शन होता है। इन दोनों फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल के लिए हो सकता है। और वो कैसे करेंगे, हम कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसके साथ क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा चीज़, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को भी हम देखेंगे, तभी हमको पता चलेगा क्या कि आइडेंटिफाई एंड असेस कर पाएंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। ओके, वह हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर, इसके बाद क्या होगा, बेसिस फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। दो तरीके से प्रोसीजर होंगे, RAP एंड। ऐसे 315 अपन क्यों कर रहे हैं, ऐसे 315 में हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस कर रहे हैं। जैसे हमको रिस्क पता चलेगा, उस रिस्क के बेसिस पर उसके कंट्रोल्स कैसे हैं, और उस कंट्रोल्स के बेसिस पर कि वो कंट्रोल अच्छे हैं या खुद बुरे हैं। अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो हम आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में ज़्यादा मेहनत नहीं लगाएंगे, कम ही ऑडिट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कंट्रोल अच्छे है तो गड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ पर देखो समझने की बात आ गई, समझोगे तो याद होगा, राइट। तो अगर कंट्रोल्स अच्छे होंगे तभी हम आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में इतना ऑडिट नहीं करेंगे, अच्छे से ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। पर अगर कंट्रोल्स अच्छे नहीं होंगे तो हम FAP अच्छे से करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये क्या करता है ऐसे 315, जिससे हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस करते हैं। तो ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है FAP के लिए, कि हम FAP बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिटेल में करेंगे या थोड़ा ऊपर से करेंगे। वो किस पे डिपेंड करता है, RAP पे। RAP मतलब ऐसे 315। तो ऐसे 315 के दो ऑब्जेक्टिव हुए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि आइडेंटिफाई एंड असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और कौन से दो लेवल पर हो सकता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। असर्शन हमेशा तीन चीज़ों के लिए, राइट, ये दोनों लेवल पर हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई असेस कर रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को
थ्रू किससे करेंगे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसके साथ एक तीसरी चीज़ क्या जुड़ गई, इंटरनल कंट्रोल। और ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका नाम ही है पूरा, बस उसमें थोड़े थोड़े डिटेल वर्ड्स हो गए। और दूसरा ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, FAP। ओके, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, आगे बढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर स्टेज 1 हो गया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर स्टेज 2 एंड 3 हो गए ऑडिट की। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कितना रिस्क आया उस पर डिपेंड करेगा कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कितने लगाए। रिस्क कम, अगर रिस्क कम, ये देखो मैंने प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन द रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क। रिस्क अगर बहुत ज्यादा आया तो FAP भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, रिस्क कम आया तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो कम लगाएंगे तो भी। तो बराबर, प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर किसके लिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हमने बहुत शॉर्ट में बोला, बट उसका पूरा क्या है, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेज और टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। काट साट के इतना ये वर्ड भारी है, बट जो रिस्क निकला उसके सामने हम रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं उसके लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्स मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की हम अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बहुत जबरे लगा रहे हैं, बराबर। बट अगर रिस्क इतना नहीं है, बहुत कम रिस्क है, तो हम इतना ज़्यादा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में मेहनत नहीं करेंगे। तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा उसके लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है। अब रिस्पॉन्स किसका होगा, बेसिस फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, DIM। ये 3 वर्ड याद कर लो, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। में M का मेरे को पक्का याद नहीं, पर मेंटेनेंस से होता है शायद। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड, जो हमने असेस किया है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। कौन से पहले ऑब्जेक्टिव में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्या किया हमने, असेस किया। उस असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है। ये एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है किसका, ऐसे 315 का, बराबर। इसमें इतना भी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पर अगर ये भी याद पड़ता है कि प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स तो भी कोई टेंशन नहीं है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। फिर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ROMM, आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुरुआत, नॉट जस्ट स्टेज 1 ऑफ ऑडिट। हमेशा RAP में तो रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि बिजनेस चेंज होता रहता है बेटा, रिस्क भी बदलते रहते हैं। तो थ्रू आउट द ऑडिट, थ्रू आउट द प्रोसेस अपन रिस्क को देखेंगे। असेस एंड इवैल्यूएट रिस्क, रिलेट परवेसिवली टू FS एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शन, and relate risk to WCGW. WCGW, what can go wrong, what could go wrong at assertion level, taking account of test of control. ये क्या है बेटा, तुम लोग भी, जैसे ये तुम्हारे लिए पे डिपेंड करता है, तुम लोग बोलते हो सर चैप्टर 3 छोड़ के चला जाऊं, ये तेरे दिमाग में कैसे आया, सर ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर का नुकसान हो जाएगा। तेरा दिमाग चला ज्यादा से ज्यादा, ये ऑडिटर और कभी मैनेजमेंट का भी दिमाग, ऑडिटर का भी दिमाग चलता है, अगर ये रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, इस पे कंट्रोल नहीं लगाया, ज्यादा से ज्यादा कितना ही नुकसान हो जाएगा। ये सोच इज WCGW, व्हाट कुड गो रॉन्ग, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कंट्रोल्स अच्छे हैं तो ये नुकसान कम होगा, कंट्रोल थर्ड क्लास है तो ये नुकसान ज्यादा हो सकता है। एंड कंसिडर लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, कितनी जल्दी जल्दी मिसस्टेटमेंट होते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट एंड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटी। ये क्या थे 4 पॉइंट्स। तो अब हमने जो पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा, या हम ऐसे 315 को ओवरऑल पढ़ रहे हैं, फिर से नाम याद रखो, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं कि आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस कर रहे हैं उसके 4 पॉइंट्स है, राइट। पहला पॉइंट क्या है कि उसको थ्रू आउट द प्रोसेस करना है। पूरा जो हमारा ऑडिट है उसमें हमारा रिस्क पर ध्यान होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हमने एक बार रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस कर लिया तो बस उसको बाद में ध्यान ही नहीं देंगे, सिर्फ अपना FAP करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ऐसा नहीं है, हमको पूरी प्रोसेस, पूरे ऑडिट के अंदर रिस्क को ध्यान रखना ही है और उसको क्या करते रहना है, आइडेंटिफाई करते रहना है। पहला पॉइंट वो है। दूसरा, असेस एंड इवेल्युएट करना है। अब जो हमको रिस्क मिला वो क्या, परवेसिव वर्ड हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा हुआ है। परवेसिव मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उसका इम्पैक्ट है या नहीं। रिलेट परवेसिवली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शंस। हमको देखना है कि ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर असर कर रहा है या नहीं, एंड इसका बहुत ज़्यादा असर्शंस पर। पूरा हमने चैप्टर 3 के पहले पार्ट में ही देखा था असर्शन के बारे में कि ज़्यादा असर्शन को असर करता है या नहीं।
बराबर ज़्यादा पॉइंट्स, जैसे हमने डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट पढ़ा था, हमारी जो मोटर कार थी पोर्श या कोई भी कार थी BMW, उसको वो कंपनी के नाम पर नहीं थी, डायरेक्टर के नाम पर थी और कंपनी में दिखाई हुई थी, तो उसके कितने सारे असर्शन पर अफेक्ट हुए। तो जो भी हमको रिस्क मिल रहा है, जिसको हमने असेस और इवेल्युएट किया है, उसको हमको क्या देखना है कि वो रिलेट कर रहा है परवेसिवली टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड पोटेंशियली अफेक्ट कर रहा है मैनी असर्शन को और नॉट, राइट। ये दो चीज़ें हमने देखी। पहला क्या देखा कि हमको रिस्क को जो भी मिला, आइडेंटिफाई किया, उसको और आइडेंटिफाई करते रहना है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। पूरे ऑडिट के प्रोसेस के अंदर हमको उसको आइडेंटिफाई करते रहना है। दूसरा, जो हमको रिस्क मिला उसको हमने असेस और इवेल्युएट करना है कि क्या वो पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट पर परवेसिवली रिलेट कर रहा है, असर कर रहा है, और क्या वो मैनी असर्शन को पोटेंशियली अफेक्ट कर रहा है। ये दो चीज़ें हमने देख ली। तीसरा, हमको रिस्क के लिए देखना है कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो मटीरियलिटी को असर ही नहीं कर रहा। अगर कोई रिस्क है, समझो कंपनी में इतना स्टॉक ही नहीं है, बस जैसे ही माल आता है वैसे ही बेच देते हैं, वैसे ही चला जाता है, तो क्या उसमें चोरी होने का डर, क्या उसके लिए हमको गार्ड रखना पड़ेगा माल के लिए, अगर माल ही नहीं है तो क्या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने की चोरी हो सकती है, राइट। वो चीज़ है। तो व्हाट कुड गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, टेकिंग अकाउंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब हम कंट्रोल्स को देखेंगे तो उसके लिए हम ये सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता है अगर इस इनहेरेंट रिस्क के लिए कंट्रोल्स लगाए या नहीं लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या वो मटीरियलिटी से भी कम है? अगर स्टॉक के लिए सिर्फ 1000 रुपये का ही स्टॉक कंपनी मेंटेन करती है और कंपनी करोड़ों की है, तो क्या उसके लिए 1000 रुपया मटीरियलिटी होगी? अगर 1000 का स्टॉक चोरी हो भी गया, रोज़ भी चोरी हुआ, तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये हमको देखना है रिस्क के बारे में। पहला तो उसको पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करना है, आइडेंटिफाई करते रहना है। दूसरा, हमने क्या देखा कि उसको पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट पर परवेसिवली रिलेट कर रहा है या नहीं, वो देखना है, और पोटेंशियली अफेक्ट कर रहा है या नहीं मैनी असर्शन को, वो देखना है। तीसरा, हमने पॉइंट देखा कि अगर 1000 का स्टॉक पूरे महीने भी चोरी हो रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो व्हाट कुड गो रॉन्ग, व्हाट कुड गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, ये देखना है कि हमारे इस रिस्क से व्हाट कुड गो रॉन्ग, मैक्सिमम कितना ही नुकसान हो सकता है। व्हाट कुड गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, टेकिंग अकाउंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये 3 पॉइंट अपन देख लिया। फिर चौथा, हमको मिस स्टेटमेंट की लाइकलीहुड, मतलब चलो ये रिस्क है, इसमें हमारी मिस स्टेटमेंट हो सकती है, बट कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है उस मिस स्टेटमेंट का होने का। पता चला रिस्क तो है बट मिस स्टेटमेंट के होने का चांस ही नहीं है, सिर्फ 1% चांस है मिस स्टेटमेंट के होने का, तो क्या उस रिस्क को हम बड़ा मानेंगे? नहीं, राइट। तो इस रिस्क के लिए हमको मिस स्टेटमेंट की लाइकलीहुड भी देखनी है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है वो देखनी है। पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट, क्या एक ही गलती हो सकती है या बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, वो देखना है। एंड मिस स्टेटमेंट कुड भी मटीरियल, पता चले मिस स्टेटमेंट तो हो सकती है रिस्क से, पर वो मटीरियल ही नहीं रहेगी। तो ये 4 पॉइंट्स अपन को किसके लिए, जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई असेस कर रहे हैं उसके लिए। पहला, उसको थ्रूआउट द प्रोसेस आइडेंटिफाई करते रहना है। दूसरा, जो हमने असेस इवेल्युएट किया रिस्क को, उसको देखना है कि क्या वो फिनेंशियल स्टेटमेंट पर परवेसिवली असर कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके साथ हमको क्या देखना है कि क्या वो पोटेंशियली इफेक्ट कर रहा है या नहीं मैनी असर्शन को। तीसरा, हमको क्या देखना है कि इस जो भी हमको रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है उसमें मैक्सिमम कितना ही व्हाट कुड गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, जिसमें हम किसका ध्यान रखेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। ये टेकिंग अकाउंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल याद रहा या नहीं रहा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। और चौथा पॉइंट क्या, पॉसिबिलिटी या लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट देखेंगे, उसके साथ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट देखेंगे, एंड मिस स्टेटमेंट कुड भी मटीरियल या नहीं वो भी देखेंगे, राइट। याद पड़ गया होगा, आई थिंक सो। आगे बढ़ते एंड हैं। कंसिडर लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, कितनी जल्दी जल्दी मिसस्टेटमेंट होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट एंड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटीरियल। फिर मैंने तुम्हें बताया कि यार ये जो ऑडिट है ना, ये दो अभी तक मेरे को लग रहा है एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए इसमें से कि आपको सब याद पड़ रहा है या नहीं। अगर नहीं तो मैं और कोशिश करूँ फिर अच्छे से याद कराने की, और अगर बरोबर है तो मेरे को एक बार बता देना, तो मैं आगे इसी तरह से कंटिन्यू करके फटाफट आपको सब याद करवाता जाऊँ। एंड रिवाइज करना मत भूलना प्लीज़। जो भी आज पढ़ रहे हो वो कल आपको समझने का भी रिवाइज करना है कि मेरे को सब समझा हुआ है या नहीं, और याद करने का भी रिकॉल करना है आपको कि जो मैंने कल पढ़ा था वो मेरे को याद है या नहीं। अभी इस पॉइंट में क्या क्या था, आइडेंटिफाई एंड असेस वाले ऐसे 315 था, ऐसे 315 का पूरा नाम क्या था, वो सारा आपको रिकॉल करना है। पढ़ के वापस याद नहीं करना है, मेरी बात बार बार समझना। पढ़ के बार बार याद करोगे एग्जाम में याद नहीं आएगा। अगर रिकॉल करते रहोगे, खुद याद करने की कोशिश करोगे कि हाँ कल मैंने पढ़ा था उसमें क्या था, बिना पढ़े
आपको 4 घंटे हो चुके हैं पढ़े हुए, तो अब आपको 4 घंटे के बाद याद है या नहीं वो देखना है। अभी अगर आपको 10% भी याद होगा ना 4 घंटे बाद, लेकिन अगर आप बिना पढ़े याद करने की कोशिश कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे 10 से 20, 20 से 50, 50 से 80 ऐसे प्रतिशत ज़्यादा रिकॉल होने लगेगा। और एग्ज़ाम में वही चीज़ होती है, रिकॉल करना ही इम्पोर्टेंट है, रिवाइज़ करना नहीं। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं।